हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 प्रथम साम्राज्य। इससे पहले अध्याय 8 तक के हम सारे वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के शेष अध्याय को कंप्लीट देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी जरूर बजाएं और अपने हित मित्र दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये SCERT बुक बिहार बोर्ड की है, जिसमें हम क्लास 6 की अतीत से वर्तमान भाग 1 की बुक की एनालिसिस और हम उसको रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरेश अपनी माँ के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने पटना के गांधी मैदान में आया। कुछ ही देर में निर्धारित समय पर विभिन्न झांकियों के सुंदर दृश्य सामने से गुजरने लगा। ऐसी ही एक झांकी थी जिस पर लिखा था मगध साम्राज्य का महान अशोक सम्राट। अध्याय 7 में आप लोगों ने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा। ये सारे महाजनपद धीरे धीरे मगध साम्राज्य के अधीन होते जा रहे थे। मगध का राज दूसरे राज्यों को सैन्य विजय एवं वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने में मिला करके बड़ा होता जा रहा था। 273 ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। इसके साम्राज्य की राजधानी आज का पटना है, जो पाटलिपुत्र थी। आप इसमें देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के मानचित्र हैं। ये मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेख जो प्राप्त हुए देख सकते हैं। यहाँ से आगे देखेंगे। जब साम्राज्य बहुत बड़ा होता जाता जब यह राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तब उसे साम्राज्य कहते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य आज से लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। इसके साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। नगरों में व्यापार, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के खान पान, पोशाक आदि में भिन्नता थी। मौर्य साम्राज्य का मूल क्षेत्र नंद साम्राज्य का क्षेत्र था, जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार किया था। इसमें उत्तर और मध्य भारत का मुख्य भाग शामिल था। स्वयं चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर में गांधार एवं कश्मीर का क्षेत्र, पश्चिम में सौराष्ट्र एवं दक्षिण में कर्नाटक तक विजय अभियान किया था। इस विशाल साम्राज्य में अशोक ने कलिंग का क्षेत्र समाहित किया, लेकिन इसके बाद अपने युद्धों का परित्याग कर कल्याणकारी उपायों से शासन चलाने का निर्णय लिया। साम्राज्य का प्रशासन। बच्चों, अभी आपने देखा कि अशोक एक विशाल साम्राज्य का सम्राट था। इतने बड़े राज्य पर अकेले शासन करना आसान नहीं था। इस विशाल साम्राज्य के प्रशासन के विषय में भी समझना आवश्यक है। प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए अनेक उच्च पदाधिकारी और मंत्री रहते थे। पुरोहित धार्मिक कार्यों में राजा का सहयोग करते थे। राजा के खजाने की देखरेख कोषाध्यक्ष करते थे। समाहर्ता अथवा राजस्व सहायकर्ता का काम कर इकट्ठा करना होता था। आय का मुख्य स्रोत जमीन से मिलने वाला कर था। यह कुल उत्पादन का 1/6 भाग या 1/4 भाग होता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों की क्रियाकलापों पर नजर रखते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इनमें 4 प्रांत मगध, तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णगिरी प्रमुख थे। अशोक अपने राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करता था। इन नगरों और उसके आसपास के इलाकों की देखभाल राजकुमार करते थे। प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था। इन जिलों की देखभाल स्थानिकों एवं गांव की देखभाल गांव के मुखिया, जिन्हें ग्रामिक कहा जाता था, के द्वारा की जाती थी। प्रत्येक गांव में अधिकारियों का एक दल होता था, जो गांव के लोगों तथा पशुओं का लेखा जोखा रखता था और करों की वसूली करके बड़े अधिकारियों तक पहुंचता था। नगर का प्रशासन परिषद और उसकी 6 समितियां देखती थीं।
जिनके अधीन अलग अलग विभाग होते थे। न्याय प्रशासन के क्षेत्र में साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट होता था। नगरों तथा गांव में अलग अलग न्यायालय थे। बहुत से मामले साधारण पंचायतों के द्वारा देखे जाते थे। नीचे के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध के न्यायालयों में अपील करने का नियम था। सम्राट चाहता था कि न्यायाधीश जहां तक संभव हो अपने फैसलों में और दंड देने में उदारता बरते। अशोक अपने शासन को अधिक मानवीय बनाने के लिए प्रजाहित के लिए अनेक कार्य किए। उसने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए जहां गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती थी। उन्हें औषधियों भी उपलब्ध कराई जाती थी। उसने सड़क के किनारे पेड़ लगवाए ताकि मनुष्य एवं पशुओं को छाया मिल सके। इसके साथ ही जगह जगह पर कुएं भी खुदवाए गए जहां यात्रियों के सुख सुविधाओं के लिए उचित प्रबंध प्रशासन की तरफ से किया जाता था। अशोक के शासन व्यवस्था के द्वारा किए गए प्रजाहित के कार्यों की तुलना आज की शासन व्यवस्था से करें। भारत में आज जहां उड़ीसा राज्य है वहां सम्राट अशोक के समय कलिंग नाम का राज्य था। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की। घमासान युद्ध हुआ। कलिंग के लोग मारे गए। युद्ध में हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए थे। अनेक स्त्री बच्चे बेसहारा हुए। युद्ध जीतकर भी अशोक का मन दुख से भर गया। उसने सोचा कि युद्ध से लोगों को दुख पहुंचता है, इसलिए वो युद्ध छोड़कर अब लोगों की भलाई का काम करेगा। उसने अपने विचारों को संदेश के रूप में चट्टानों पर खुदवाए। सम्राट अशोक के शिलालेख एवं उसका एक अंश, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कुछ इसलिए मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा और उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे बार बार, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पत्थर की चट्टानों पर अंकित अशोक के अभिलेख की संख्या सबसे अधिक है। अपने राज्य के रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम में 2 मील पूर्व चंदन पीर नामक पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख आज भी दर्शनीय हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों में खुदवाया है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध को जीता। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। यह क्यों? जब एक आज़ाद जनपद हराया जाता है वहाँ लाखों लोग मारे जाते हैं, बंदी बना करके अपने जनपद से बाहर निकाल दिए जाते हैं, वहाँ रहने वाले ब्राह्मण भिक्षु मारे जाते हैं। ऐसे किसान जो अपने बंधु मित्रों दास और मजदूरों से नम्रतापूर्वक बर्ताव करते हैं वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों से बिछुड़ जाते हैं। इस तरह हर तरह के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मैं दुखी होता हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरों को यही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म व्यवहार से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं इन बातों को खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात सोचें। अशोक का धम्म। अशोक ने जिस धम्म का रूप संसार के सामने रखा उसमें कई अच्छी बातें निहित हैं। अशोक अपने धम्म के माध्यम से उन आदर्शों में विश्वास रखता है जो मनुष्य को शांति और सदाचारी बना सकते हैं। अशोक के धम्म में न तो कोई देवी देवता थे और न ही उसमें कोई व्रत उपवास या यज्ञ करने की बात कही गई थी। वो महात्मा बुद्ध के उपदेशों से काफ़ी प्रभावित थे। धम्म को संस्कृत में धर्म का प्राकृतिक रूप है। अशोक के साम्राज्य में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते थे। अशोक सोचने लगा था कि सारे धर्म के लोग आपस में मिल कर रहें। उसके धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत ये था कि बड़ों का आदर किया जाना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। बड़ों को भी अपने छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अशोक के धर्म में अहिंसा और दान का भी बड़ा महत्व है। अपने इस धर्म के संदेशों को उसने शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। आइए अशोक के कुछ संदेशों का हिंदी अनुवाद पढ़ें। ये भाब्रू अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धर्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है। तो यह आप जरूर नोट करें। यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। पहले राजा की
रसोई में सैकड़ों जानवर रोज मांस के लिए मारे जाते थे, पर अब सिर्फ 3 जानवर मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 हिरन। ये 3 जानवर भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। जब बीमार पड़ते हैं, जब लड़के लड़कियों की शादी होती है, जब बच्चे पैदा होते हैं, जब यात्रा पर निकलते हैं आदि, महिलाएं खास कर बहुत से ऐसे बेमतलब के संस्कार करती हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वे क्या हैं? वे हैं गुलामों और मजदूरों से नम्रता से व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं से संयम से व्यवहार करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देना आदि। अपने धर्म के प्रचार में संयम से बोलना चाहिए। अपने धर्म के गुणों को बढ़ा चढ़ा कर कहना या दूसरे धर्मों की बुराई करना दोनों गलत है। हर तरफ से हर वक्त दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। अगर कोई अपने धर्म की बड़ाई करता है और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो असल में वो अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए एक दूसरे के धर्म की मुख्य बातों को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। अशोक के इन 3 संदेशों में आप किससे ज़्यादा प्रभावित हुए और क्यों? वर्ग में अपने मित्र से जरूर चर्चा करें। अशोक ने अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे इन संदेशों को उन लोगों को भी पढ़ करके सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं। वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी की तीनों गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले। इसमें अशोक के द्वारा आजीवक संप्रदायक के साधुओं के आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। उसकी संदेश विभिन्न लिपियों में लिखी गई। अधिकांश राजाज्ञाएं अर्थात संदेश ब्राह्मी लिपि में है। उस समय भारत के अधिकांश भूभाग में इसी लिपि का प्रचलन था। अर्थात उस समय किस लिपि का बोलबाला था? तो ब्रह्म लिपि का बोलबाला भारत में ज़्यादा था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्रह्म लिपि को जरूर पढ़ा था। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि अशोक के लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ब्रह्म लिपि के कुछ अक्षरों में अपनी पहचान के अक्षर को जरूर ढूंढिए। इसमें से आप किस अक्षर को पहचानते हैं? जरूर कमेंट करके हमें भी बताएं, हम भी जानें कि आप कौन से अक्षर को पहचानते हैं। अशोक ने अपने संदेशों को दूसरे देशों में भी पहुंचाया। उसके अधिकारी मिस्र, यूनान, बर्मा आदि देश में गए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में अधिकारियों को एक दल श्रीलंका में भी भेजा। संघमित्रा के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल श्रीलंका में भी भेजा। अशोक की राजाज्ञाएं का मतलब होता है संदेश। अर्थात अशोक के संदेश चट्टानों के साथ साथ बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर भी खोदी गईं। स्तंभों पर की गई पालिश आज भी शीशे की तरह चमकती हैं। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई गई है। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए थे। 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र बना तो 4 सिंहों की इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में एक गोलाकार शीर्ष फलक पर एक पीछे एक बैठे 4 सिंहों की आकृति है। चित्र में चौथा सिंह दिखाई नहीं देता, जिसके मध्य में एक 24 तीलियां से युक्त चक्र है। इसके शीर्ष पर एक हाथी, एक दौड़ते घोड़े, एक सांड, एक सिंह की ऊंची उभार युक्त आकृति अलंकृत है, जो मध्यवर्ती चक्र के द्वारा विभाजित है। चिन्ह के नीचे की ओर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। बिहार के ही चंपारण जिले में रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। अशोक के चक्र को तिरंगे के अलावा आप कहाँ कहाँ देखते हैं? जरूर चर्चा करके बताएं। ये देखिए अशोक के शासनकाल की कुछ अन्य कलाकृतियाँ हैं। बिहार के रामपुरवा में मिले अशोक स्तंभ का हिस्सा अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये
सारे चित्र आप कहाँ पर देखे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस प्रकार आप लोगों ने सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार, शासन व्यवस्था, न्याय प्रणाली एवं उसके धर्म में निहित तत्वों को जाना और समझा। आपने कई राजाओं के बारे में पढ़ा होगा, क्या अशोक आपको इन सब से अलग दिखता है? चर्चा करके जरूर बताएं। ये बिहार के चंपारण जिले मठिया नामक ग्राम में निकट लौरिया नंदन गांव का स्तंभ चित्र है, आप इसे देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त होता है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में जरूर बताएं कि सम्राट अशोक कहाँ का शासक था, काशी, वैशाली, मगध या कलिंग का था? किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी होता था? किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया था? सर्वप्रथम ब्रह्मलिपि को किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो अब हम मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, और तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।